गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अनुशासन क्या है, फिर टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए और जो उनके विद्यालयों की कल्पना थी शांति निकेतन, श्री निकेतन, उसमें उन्होंने किस तरह के शिक्षा के उद्देश्य या उसका स्वरूप कैसे निर्धारित किया था, उसको हम देखने वाले हैं। हम बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर विभिन्न चिंतकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी में हम रविंद्रनाथ टैगोर को, जो हम पिछले कुछ वीडियो से लगातार चल रहे हैं, उसी में इसको आगे हम करने के लिए कि इन लोगों की जो एक शैक्षिक विचार थे वो अनुभवों पर आधारित थे। ये नहीं है कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर उन्होंने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए कि कहीं प्लेटो का पढ़ा, कहीं अरस्तु का पढ़ा, कहीं सुकरात के पढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। इनके अपने टैगोर का ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि टैगोर के घर का वातावरण ही कुछ इस तरह का था कि उन पर विभिन्न क्षेत्रों के महान विद्वानों के विचारों को सुनने और समझने का अवसर मिला और उनका बहुत गहराई से प्रभाव दिखाई दिया। और इसी बीच में उन्हें स्वयं भी अनुभव हुआ कि एक बंधन युक्त वातावरण के अंदर कुछ सीखने से तो बेहतर होता है कि बंधन मुक्त वातावरण में सीखा जाए, यानी कि किसी भी प्रकार के बंधनों की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अनुशासन पर उन्होंने दो बातों पर बल दिया था। अनुशासन में उन्होंने दो बातों पर बल दिया था। एक तो उन्होंने दिया था कि दंड व्यवस्था के वे कट्टर विरोधी थे। दंड व्यवस्था का विरोध किया, वहीं पर ठीक है ना, उन्होंने अनुशासन के दो बातों पर बल दिया। सबसे पहली चीज तो दंड व्यवस्था का उन्होंने घोर विरोध किया कि दंड के माध्यम से, कठोर दंड या दंड देकर हम बालक को अनुशासन नहीं कर सकते हैं। दंड देकर बालक में भय उत्पन्न अवश्य कर सकते हैं और उस भय के चलते वो उस कार्य से दूर हो सकता है, लेकिन वो अनुशासित नहीं होगा, क्योंकि जहां भी भय की सीमाएं टूटती हैं या जहां से भी भय का जो माहौल है वो समाप्त होता है, बालक उससे दुगने उच्छृंखल होकर और व्यवहार करता है। इसीलिए उनका मानना यह था कि दंड के दम पर बालक को अनुशासित नहीं किया जा सकता है। बालक को अगर आप अनुशासन में रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है स्व अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाए। और स्व अनुशासन के लिए उन्होंने कहा कि हम बालक से जिस तरह के आचरण की अपेक्षा करते हैं, हमें भी वैसा आचरण बालक के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। हम चाहते हैं कि बालक सभी बड़ों का सम्मान करे, छोटों को बड़े आदर और प्यार से बोले, तो निश्चित है कि हमें अब बालक के सामने बड़ों का आदर सम्मान करना होगा, छोटे बच्चों को प्यार और आदर से बात करनी होगी, उनको उतना ही प्यार और सम्मान देना होगा, तो वो भी इन चीजों को स्वतः ही अनुसरण करेगा। जैसे कि हम लोग परिवार में देखते हैं कि पारिवारिक संस्कार बालक को सिखाए नहीं जाते हैं, वह संस्कार बालक बचपन से ही देखता आ रहा है, उन्हीं संस्कारों के बीच में पल बढ़कर बड़ा हो रहा है। तो ऐसे में बालक को नींद से उठाकर भी अगर कोई व्यवहार करने को कहा जाए तो बालक के व्यवहार में चाहे हमने कितना भी सिखाया है, एकदम अचानक अगर प्रतिक्रिया देने को कहे तो बालक वही प्रतिक्रिया देगा जिसके बीच जो बचपन से रहता चला आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि छुटपन से ही बालक को स्व अनुशासन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उसकी रुचि के अनुसार
वह अन्य किसी शरारत में उसका ध्यान नहीं जाए। इसीलिए जब उसका ध्यान अपने कार्य पर, अपनी व्यवस्थाओं पर, अपने ही उस पर केंद्रित रहेगा और बालक अन्य किसी जो कहा जाए कि अनुशासनहीन प्रवृत्तियों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो फिर अनुशासन की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। अर्थात कि धीरे धीरे बालक के व्यवहार में ये चीजें आने लगेगी कि कहीं पर कुछ बात ऐसा दिख रहा है कि हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने की स्थिति है कि हमसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन स्व अनुशासन अगर आप में है तो आप स्वयं चुप हो जाते हैं कि नहीं, इस समय बोलना ठीक नहीं है, मेरे बोलने से शायद वातावरण और बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो चुप रहना है। या वो गलत है तो हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं करनी है। प्रतिक्रिया करने पर यह होगा कि गलत का समर्थन हम करें, यानी कि स्वयं ही क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन चीजों के लिए प्रशिक्षण बालक को बचपन से ही दिया जाए, तो उस अनुशासन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। बालक स्वयं ही अनुशासन का पालन करता है, इसीलिए उन्होंने स्व अनुशासन पर बल दिया। अब बात आती है कि विद्यालय के जो रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यालय की जो कल्पना करी वह ये थी कि विद्यालय कैसा, इस बात पर जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने 3 बातें इस मामले में अपनी जो विचार रखे थे। उसमें सबसे पहली चीज थी कि शांत और खुले प्राकृतिक वातावरण में, शांत व खुले प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, शांत और खुले प्राकृतिक वातावरण में स्थापना, यानी कि विद्यालय की जो स्थापना है वह शहर के शोर शराबे भीड़ से दूर एक प्राकृतिक वातावरण में और शांत वातावरण में स्थापित होना चाहिए। वर्तमान में भी अगर इस विद्यालय स्थापना के जो एक नियम के अनुसार बात की जाती है तो वह भी यही है कि शहर के भीड़ भाड़ भरे प्रदूषण युक्त वातावरण से दूर प्रकृति के गोद में शांत वातावरण में विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो ये कल्पना कहाँ से आई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की जो विचारधाराएं थी या ऐसे ही दार्शनिक थे जो प्रकृतिवादी थे, उन्हीं की विचारधाराओं का जो परिणाम था कि विद्यालयों की कल्पना प्रकृति की गोद में मानी जाती थी। अगर हम हमारे प्राचीन काल के अंदर जाते हैं तो ऋषि मुनि गुरुओं का जो आश्रम हुआ करता था वह भी शहर से दूर जंगलों में होता, यानी कि प्राकृतिक वातावरण के बीच में शांत वातावरण होता था। प्रकृति की गोद में शिक्षा अर्जित करने के अवसर बालक को प्रदान होते थे या शिक्षा अर्जित प्रदान की जाती, जिससे कि जो कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि बालक प्रकृति से सीखे, उसे जोर जबरदस्ती किसी चीज को सिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग न करना पड़े, केवल शब्दों का सहारा लेकर बालक प्रकृति से स्वयं सीखे, प्रकृति से अनुभव करे और स्वयं सीखकर और अपने ज्ञान को अर्जित करे। इसीलिए जब प्रकृति से सीखने की बात आती है तो प्रकृति के बीच में रहना अनिवार्य होगा। अगर आप प्रकृति के बीच में नहीं रहोगे तो प्रकृति को समझोगे कैसे और प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति को सीखोगे कैसे? इसीलिए उन्होंने प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में विद्यालय स्थापना करने की कल्पना की थी या अपने विचार प्रस्तुत किए। अगला जो था वो कक्षा खुले हवा में, कक्षाएं खुली हवा में, वृक्षों के नीचे, वृक्षों के नीचे
लग खुली हवा में वृक्षों के नीचे लगाई जाए, यानी कि एक ईंट चूने की जो दीवारों के बीच में जो बैठाकर बच्चों को शिक्षा देने का जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, जो हम जिस रूप में बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, इसके उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया था। उनका कहना यह था कि बालक को शिक्षा देने के लिए खुली हवा होनी चाहिए और वृक्षों के नीचे उनको बैठाकर और पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। खुली हवा यानी कि ताजा हवा का होना अनिवार्य है, क्योंकि जितनी बंद स्थान पर होगा वहां पर जितनी संख्या छात्रों की होगी उसके अनुकूल वहां का वातावरण उतना ही एक तरह से कहा जाए कि प्रदूषण वाला, घुटन भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अनिवार्य है कि प्रकृति की गोद में बैठकर वृक्षों के नीचे खुली हवा के अंदर शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि बालक को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत खुले में एकदम एकांत स्थान पर प्रकृति की गोद में विद्यालय की स्थापना की और बकायदा ईंट चूने के एक पिंजरे तैयार किए और उसके अंदर बालकों को पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जो वर्तमान में है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि बालक को खुले हवा के बीच में वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे दो बातें होती हैं कि बालक का जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमताएं हैं उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि एक कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड की तरफ बालक को कंसंट्रेट करता है। बालक का ध्यान इधर उधर जाने की गुंजाइश वहां पर नहीं दी जाती। प्रकृति की गोद में वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो बालक को 10 तरह की चीजें दिखाई देती है। कहीं चिड़िया नजर आएगी, कहीं फूल नजर आएगा, कहीं पशु पक्षी नजर आएगा। वो बालक को ध्यान भटका सकता है, यानी कि जिस चीज का बालक ज्ञान अर्जित कर रहा है हो सकता है कि उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाए। तो ऐसे में बालक क्या चाह रहा है, मुझे क्या चीज सीखनी है, उसको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास इतना अच्छा उस जगह हो सकता है। एक बंद कमरे के अंदर बालक उसका अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंद कमरे में हम ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास कर तो लेते हैं। जब हमें खुले वातावरण में या एकदम से कहीं अन्य स्थान पर जाके और ध्यान को केंद्रित करना होता है तो वो चीज संभव नहीं होती। इससे इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है कि पेड़ के नीचे बैठने से क्या किस तरह की शिक्षा बालक अर्जित कर सकता है। तो इसी तरह से खुले वातावरण में और शुद्ध हवा, क्योंकि जितनी शुद्ध हवा मिलेगी मस्तिष्क को उतना ही शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होगा और जितने शुद्ध और मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगा बालक का मस्तिष्क उतना ही तीव्र और कुशाग्र बन सकेगा, यानी उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसीलिए खुले वातावरण पर बल दिया। तीसरा जो उन्होंने कहा था, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के प्रदान किए, यानी कि बालक को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उसे किसी बंधन वातावरण में उसे सीखने पर मजबूर न किया जाए, यानी कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि पेड़ के नीचे बैठता है तो कहीं चिड़िया नजर आती, कहीं कोई जानवर नजर आता, कहीं पुष्प नजर आता। तो ऐसे में जो चीज जिस बालक को जो चीज आकर्षित करती है, जैसे बालक को पक्षी बहुत पसंद है, उसको चिड़िया बहुत पसंद है, फिर वहां पे चाहे कोई दूसरी चिड़िया आ जाए, चाहे पशु कोई जानवर आ जाए, चौपाया आ जाएगा या अन्य किसी प्रकार का कोई वहां पर कुछ आकर्षण का केंद्र होगा, कोई सुंदर फ्लावर
शिक्षक का उत्तरदायित्व सिर्फ ये होता है कि बालक फिर जो जिज्ञासा है उन जिज्ञासाओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करे कि बालक जब उस चिड़िया के बारे में देख समझ रहा है तो जो जानकारी बालक नहीं समझ पा रहा है या कोई गतिविधि उस चिड़िया की उसे नहीं समझ में आ रही होगी तो शिक्षक उसे सिर्फ उसके बारे में मार्गदर्शन करेगा कि ये चीज इस प्रकार की गतिविधि है, यानी कि उसका जो ये व्यवहार है ये होना चाहिए, यानी कि बालक स्वयं उस चीज को सीखेगा, शिक्षक केवल मार्गदर्शन। इसीलिए उसे स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक चाह रहा है बालक सिर्फ उसी चीज को सुने, समझे और ग्रहण करने का प्रयास करे, बल्कि स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर होने चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो विद्यालय भवन। विद्यालय भवन इसको हम अलग से क्यों? क्योंकि उन्होंने 1901 में शांति निकेतन के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की थी। अब समझने की बात यह है कि विद्यालय का जो परिकल्पना है उन्होंने किस तरह की थी कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय भवन के बारे में उन्होंने अलग अलग खंडों में विद्यालय को बांटा। जैसे हम इन सभी खंडों को यहाँ पर लिख रहे हैं, प्राइमरी एवं माध्यमिक, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नाम से किया था? पाठ भवन। प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालय जिसे पाठ भवन कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर शिक्षा भवन, शिक्षा भवन क्या है? महाविद्यालय। शिक्षा भवन जिसे उन्होंने महाविद्यालय को शिक्षा भवन कहा। तीसरा है विद्या भवन। विद्या भवन किसे कहा? अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा। चौथा था विनय भवन। विनय भवन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। फिर बाकी है कला भवन। कला भवन का ललित कला विद्यालय। कला विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट था श्री निकेतन
शिला भवन जो है कुटीर उद्योग। फिर है संगीत भवन। फिर है हिंदी भवन। और अंतिम था इनका, वह था चीनी भवन। इसमें चीन पर भारतीय संस्कृति का अर्थ, ठीक है ना। इस तरह से उनकी विद्यालय की जो कल्पना थी, इस तरह से उन्होंने अलग अलग भागों में विद्यालय को बांटा था, जिसमें कि बालक को जिस विषय से संबंधित को शिक्षा अर्जित करना चाहता था, उससे संबंधित शिक्षा अर्जित करने के समस्त अवसर उपलब्ध कराए जाते थे। फिर जहां तक विश्व भारती की शिक्षा के उद्देश्य थे, उनके बारे में बात करें तो जिस तरह की कल्पना इन्होंने विद्यालयों के अलग अलग भवन की थी, उसी के अनुकूल उनके शिक्षा के उद्देश्य थे कि बालक को स्वतंत्र रूप से, यानी कि उसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के को सीखने के अवसर मिले। फिर बाद में विदेशी विचारों को जानने के उसे अवसर मिले। अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए उसकी किस प्रकार से वो अपने आप का विकास कर सकता है, अपने आप का प्रशिक्षण कर सकता है, इसके समस्त अवसर प्रदान हो बालक को। इसी उद्देश्य से उन्होंने शांति निकेतन या विश्व भारती श्री निकेतन आदि विद्यालयों की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। आशा करती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो शैक्षणिक विचार हैं वो आपको समझ में आए होंगे। उसी के आधार पर आज एक प्रश्न हमारा अंतिम है, वह है क्वेश्चन आज का, टैगोर के शिक्षा दर्शन को टैगोर के शिक्षा दर्शन को समझाइए। आपको इस प्रश्न को हल करना है। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तब तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग